हाय स्तुति, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। तो आप ऐसे ही इंटरव्यू पे करने वाले हैं ब्लेजर वगैरह पहन के, कि हाँ आज जी मैम, ऐसे ही? ब्लेजर ब्लेजर और पैंट्स ही रहेगा, शर्ट रहेगी। जस्ट ये वाला ब्लेजर नहीं है, नेवी ब्लू रहेगा। ओके ओके, ठीक है, डन। बढ़िया है। तो फिर अब बताइए, कहाँ से स्टार्ट करें? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके मैम। सो मैम, मेरा नाम स्तुति सहानी है। आई कम फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश, एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. And I have been a very active participating debater. I was a national level debater while I was in my graduation. And apart from this, my hobbies, I really like to listen podcast and I really love practicing yoga as well. पॉडकास्ट किस टाइप के Yes. पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं? मैम स्पेसिफिकली आजकल बहुत ज्यादा आते हैं, बट उनकी कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। तो मैं जो उसके इन फोकस बाय जीरो था हो गया, या फिर द हिंदू के पॉडकास्ट, या द प्रिंट के स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक पॉडकास्ट बाय बिजनेस लाइन, तो वो करंट अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं और इन जनरल हमारी प्रिपरेशन में भी। तो वही वो वाले पॉडकास्ट ऑथेंटिक। आपको पॉडकास्ट बैंकिंग में कैसे हेल्प किया? मैम पॉडकास्ट से हमें काफी सारी चीजें, मतलब अगर पॉडकास्ट स्पेसिफिक जो होते हैं न्यूज वाले, तो वो आपके इंडस्ट्री वाइज होते हैं। जैसे बजट का पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हमारे लिए बैंकिंग में और इंटरव्यू में दोनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमारा एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है। एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में जिसका मेजर काम रहता है लोन्स देना, या फिर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। तो जब हम लोन वगैरह भी देते हैं, तो जो मैंने जितना मुझे मालूम है कि हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना समझना, लोगों से कम्युनिकेट करना, तो पॉडकास्ट हमें वो सेंस ऑफ ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी देता है कि ठीक है हम अभी लोन नहीं दे रहे हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, क्या वहाँ की चैलेंजेस है, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बोथ अ बून एंड अ बेन. एंड ज्यादातर देखिए जो मैनुअल काम है उसमें लोगों को कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हमने सुना है कि ये जॉब्स ले जा सकता है, बट इट्स लाइक कि वो जो मंडेन काम है वो ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है. एंड बैंकिंग में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बहुत छोटी छोटी एक जीरो के अंतर भी हो जाता है, तो ट्रांजेक्शन गलत हो जाती है, गलत अकाउंट में पहुंच जाती है. जैसे अभी एक आरबीआई की स्कीम आई है लुकअप फैसिलिटी, तो इन सब में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हम ट्रांजेक्शन को भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो जो हमारी नॉर्मल मैनुअल चीजें हैं वो एक सिस्टमैटिक हो जाएगी, ताकि जो ह्यूमन पावर है, स्किल है, वो एक बेटर काम के लिए यूटिलाइज हो सके, बिकॉज ह्यूमन स्किल इज मतलब पोटेंशियल आइडेंटिफेबल है, तो वो हर चीज में लग सकता है. तो इसलिए इसके बहुत सारे डिमेरिट्स तो लोग कहते ही है. इंडिया के लिए इट कैन बी डिमेरिट, क्योंकि यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट अगर हम उसको सही चीज में यूटिलाइज करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा हो, तो इट हैज टू बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर अस एंड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल. ओके, तो लुकअप फैसिलिटी आपने कहा आरबीआई ने जो इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में क्या जानते हैं? मैम जैसे हम अभी तक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे, तो हम उसमें नेम वगैरह, मतलब यूपीआई में हम नेम वेरीफाई अप कर सकते हैं. पहले इट वाजंट दैट प्रोविजन कि हम किसी का क्यूआर कोड स्कैन करके नेम वेरीफाई कर लेते थे. और इससे जो फ्रॉड भी है, जैसे अगर किसी ने क्यूआर कोड लगाया और किसी ने आकर उसका क्यूआर कोड को मिसमैच कर दिया, उस पर नया अपना क्यूआर कोड लगा दिया, तो हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. पेट्रोल पंप पे हम पेमेंट करें तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वही जा रहा है नहीं. इनफैक्ट यही हम्म, फैसिलिटी अब एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह में भी आ गई है, कि हम जिसको पे कर रहे हैं हम वेरीफाई कर पाए, वरना वापस से ट्रांजैक्शन को लाना इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. ओके। और आरबीआई के अभी करंट गवर्नर कौन है, ही चेयरपर्सन? इज सर संजय मल्होत्रा सर. किसको रिप्लेस करके आए? ही हैज रिप्लेस सर शक्तिकांत दास. और कौन से नंबर के हैं? 51st. I'm not sure. यू आर नॉट श्योर, ओके। तो अभी तक हमारे जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको कुछ फीडबैक्स दूंगी, ठीक है? तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, आप अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हो, लेकिन स्टिल आपके अभी आई कांटेक्ट पे भी आपको काम करना है। मैं अपने हर वीडियोस पे, हर सेशन पे अगर आप फॉलो करते होगे तो उसका स्पेशल मैंने बताया है। लाइक आप जैसे आंसर करते हो और आपको कुछ भी पॉइंट अगर याद नहीं आ रहा है या नेक्स्ट आप सोच रहे हो, तो आपकी आंखें थोड़ा साइड में घूम जाती है, ठीक है? तो यस. ये आपको नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल भी पैनल से आपको नजरें नहीं हटानी है। वहां पे ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ मैं रहूंगी, है ना? एक बंदे का तो पैनल नहीं होगा, वहां पे 5 से 6 लोग होंगे जो टोटली आपके एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करेंगे, एंड योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एंड योर ड्रेसिंग सेंस, योर अटायर, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग एक बंदा ऑब्जर्व करता रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो फिर भी अगर वो सामने बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन कोई भी पूछ रहा हो, आपको आंसर सबको देखते हुए करना है, लेकिन आंखें इधर उधर नहीं करनी है। अगर आप सोच भी रहे हो तो आप थोड़ा सा आंखें नीचे कर लो, लेकिन इधर उधर दीवारों की तरफ आए बाएं ऐसे नहीं देखना है, ठीक है? दूसरा, ओके श्योर. अभी आपका पोजीशन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए, चेयर से आप ऐसे करके बैठे हैं, टिक यस के बैठे मैम हैं? सब. हाँ
है ना, मतलब टिक बैक बैठे साइड हैं। बट सपोर्ट, राइट। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं, जैसे अपन कुछ कैजुअल इंटरेक्शन करने आए हैं ना। तो वहां पे हमको ऐसे नहीं बैठना है, हमको आप बैक का सपोर्ट लो, जो आपका लोअर बैक है ना वो चेयर के बैक पे सपोर्ट ले, लेकिन आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको ऐसे बैठना है अटेंटिव पोजीशन में, ताकि आप लगो कि हाँ आप अटेंटिव हो बहुत ज्यादा, और यस यू आर अप टू समथिंग, आप कुछ करने आए हो, ना कि कैजुअल इंटरेक्शन करने आए हो। ठीक है। ठीक है। दूसरा, आपका हाथ का पोस्चर ऐसे क्रॉस उसमें है, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा है, लाइक कि आप, ऐसा ये शो कर रहा है कि आप कॉन्वर्सेशन के लिए अभी फिलहाल ओपन नहीं हो। ठीक है। तो ये क्रॉस वाला एक्शन इस टाइप का इंप्रेशन प्रेजेंट करता है, सो आपको हाथ ऐसे रखना है। ठीक ठीक है। है, तो इसमें आपको समझ में आया कि बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि आप जब एंट्री करोगे, एंट्री से लेते तक आप चेयर तक के पास खड़े होते हो, चेयर में के पास खड़े होते तक जब तक हम आपको ना कहें बैठो, और आपके बैठने के बाद आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे चेयर पे बैठ रहे हो, आपने कैसे ग्रीट किया, और आपसे मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो आप कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, एवरीथिंग काउंट्स एंड एवरीथिंग मैटर्स। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि अब आपको कैसे बैठना है, आपको अटेंटिव पोजीशन में बैठना है। ठीक है, हाथ अभी मेरी आपको बैक सीधा। साइड है, मतलब अब ठीक है बैठने वाला पोस्टर, अभी बैठने वाला हाँ, पोस्टर ठीक है। आपको बेटर लग रहा है, आप बेटर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ अब आप कुछ करने आए हो, इंटरव्यू देने आए हो। नहीं तो ये ऐसे हो गए जैसे लग रहा है कि रिलैक्स करने आए, रिलैक्स मोड में, है ना। देखो, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, स्टिल आई एम नॉट लाइक दिस, मैं आपके साथ हम्म। ऐसे ही बात कर रही हूँ, है ना। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन दिखाता है कि आप आए हो और कुछ करके जाओगे, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका दिखाता है। ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई मामलों में, जैसे कि अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे पूछा, तो आप थोड़ा सा स्विच कर रहे थे बार बार, हिंदी टू इंग्लिश, है ना, या तो इंग्लिश टू हिंदी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लैंग्वेज एक ही प्रेफर करो, या तो आप प्रॉपर इंग्लिश में बोलो या तो आप प्रॉपर हिंदी में बोलो। मुझे लगता है उस पॉइंट को आप हिंदी पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। लेट सपोज अगर आपको इंटरव्यू में फ्लुएंसी में आपका हिंदी इंग्लिश स्विच हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे अब हो गया तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि 10 to 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल टू अस। एंड जो मिस्टेक हो गया, अपन को उस समय गैदर करना है अपने आप को, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि आपके कोई भी पॉइंट्स प्रॉपर क्लियर नहीं था। ठीक है। आपने स्टार्ट किया इन अ वेरी इंप्रेसिव लाइन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून और बेन, है ना, ऐसा आपने स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि आप पहले तो बढ़िया बून बोला, वरदान बोला, तो आप बढ़िया उसके पहले पॉजिटिव साइड्स बताओगे, फिर बेन बोला तो आप फिर थोड़े उसके नेगेटिव डिमेरिट्स बताओगे, फिर लास्ट में जैसा कि आपने कहा कि आप डिबेट कॉम्पिटिशन में रहे हो, आपको बातें करना पसंद है ना। तो हम कोई भी क्राइटेरिया में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स देते हैं, फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स देते हैं, फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए कंक्लूजन बताते हैं। ठीक है। यस। तो आपका वो सब कुछ मिसिंग था, वो पूरा हौच पौच हो गया, आपने कुछ कुछ पहले पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिया, उसके बीच में नेगेटिव घुसा दिया, फिर पता नहीं कहाँ वो कहीं खत्म हो गया। ठीक है। तो वो बहुत प्रॉपरली क्लियर मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचा। ये जब सेशन खत्म होगा, आप इसको एक बार रिव्यू करना जैसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ओके। समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। और हमको बहुत फास्ट फास्ट बोल के चीजों को खत्म नहीं करना है, मतलब, और जरूरत से ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, एक मीडियम पेस के साथ आपको अपना इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचाना है। तो आप समझ रहे हो, पहले आपको मेरिट्स बताना था, फिर आपको डीमेरिट्स बताना था, फिर आप उसको बैलेंस वे में, क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारे देश का क्या, पूरे ग्लोबली वो एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, हम उसके बिना आप काम करने की शायद ही सोच पाए, है ना। तो लाइक दिस वी हैव टू कंक्लूड अवर टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है तो ये किसी भी टॉपिक के लिए हो सकता है। ठीक है। जैसे सपोज अभी मैं आपको पूछती हूँ कि सोशल मीडिया का ह्यूमन पे क्या असर पड़ रहा है, तो अब आप इसको फ्रेम करके बताएं। ओके मैम, सो सोशल मीडिया के अपने मेरिट्स भी तो हैं अब और देखो, डिमेरिट्स भी हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो ओके। ये जो आपकी नजरें, ओके मैम, ये ऐसा जा रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं जाना चाहिए। आप सामने ही, जैसे मेरे सामने हूं, तो आप सामने ही उनको देख के बोले ओके सर या ओके मैम, और फिर आप पांचों छह जो भी बैठे हैं सबको बारी बारी देख के आंसर करेंगे। क्वेश्चन कोई ठीक भी है। पूछे आपको सबको देखना है। ठीक है। और जेंटल स्माइल तो आपके फेस पे है, तो उस पर कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन भी आप अच्छा कर लेते हो। इट्स जस्ट कि प्रॉपर फ्रेमिंग होनी चाहिए आंसर में। ठीक है। ठीक। यस मैम। हम्म तो मैं स्टार्ट बताऊं? कर। ओके।
Social media, it has both the benefits and the demerits. And while talking about the benefits of social media, one thing is that we can connect with the people. हम अपने घरों में रहकर भी we can connect with everyone out there. Reach out कर सकते हैं. We can make new connections. Formal connections भी build हो सकते हैं. Like we have applications such as LinkedIn, etc. to make formal connections. And a bane is that social media is like segregating us as well. While connecting, it is making as a tool of isolation. सो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी है सोशल मीडिया का. एंड इफ यूज इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, टू कंक्लूड, उसका बहुत ज्यादा हम फायदा उठा सकते हैं, बट वी हैव टू यूज इट इन अ वेरी, मतलब एक इस तरीके से कि वो हमारे लिए फायदा भी हो और नुकसान भी हो. एक व्हाट शुड आई से, मतलब एक कॉन्शियस यूज की बहुत जरूरत है. गुड. तो अभी आपने थोड़ा सा बेहतर ट्राई किया. अब मुझे प्रॉपरली समझ में आया कि भाई आपने एक वे में मुझे आंसर दिया. पहले तो मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट बताया, फिर आपने उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की, क्योंकि यू नो कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ. तो हम उसको बिल्कुल डीमेरिट दिखा के उसको खत्म नहीं कर सकते. तो वी हैव टू फाइंड सम न्यूट्रल, सम बैलेंस आंसर इन बिटवीन. ठीक है. तो सोशल मीडिया का आपने बहुत जो बड़ा यूज है वो आपने ये नहीं बताया कि आज की डेट पे हम किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमको देश विदेशी खबरें आसानी से चुटकियों में पता चल जाता है. जो छोटी छोटी खबरें कहीं ना कहीं दब जाती थी, आज वो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, ग्लोबली अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर पाते हैं, है ना. और आसपास जो भी चल रहा है करंट में हम हर चीज जान पाते हैं. एंड ऑफ कोर्स फिर हम किसी से कनेक्ट करना, ये वो जो आपने जो पॉइंट बताया वो सेकेंडरी पॉइंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट एज सच उसका यूज नहीं था सोशल मीडिया का. ठीक है. एंड सेकेंडली, है ना, प्राइमरी यूज नहीं था उसका. प्राइमरी यूज सोशल मीडिया का आपको इस तरीके से बनाना है, क्योंकि देखो आपको चांस एक ही बार मिलेगा. सो यू शुड बी वेरी गुड दैट. एंड आपने जैसा कि लिखा भी, अगर आप बताओगे उनको पैनल को दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन आप करते थे, तो उनको भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगर नेशनल लेवल की अगर ये बंदी डिबेट कंपटीशन और इस टाइप के बातों में इनका रुझान है, तो शी विल यूज बेटर वर्ड, शी विल डू बेटर फ्रेमिंग, एंड शी विल कंक्लूड आंसर इन अ वेरी बैलेंस्ड वे. ठीक है. तो ये आपने प्रोजेक्शन पहले ही मुझे दे दिया. ओके. उस हिसाब से अब मैं आपको जज करूंगी, क्योंकि आपने मुझे बताया. राइट. राइट. तो यस. आप इस तरीके से करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंसेस का पहले यूज करें, फिर जो आपने बताया वो सेकेंडरी था. अब हम आए डीमेरिट्स के बारे में. तो देखो डीमेरिट्स, अब मैंने क्या बताया था मेरिट्स में, कि हम आसपास की खबरें जान सकते हैं घर बैठे चुटकियों में. तो भाई इस तरीके से फ्रॉडस्टर भी होता है. अब हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप यूज ले लो, कि आजकल तो भाई फेक न्यूज को भी इतना क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को इतना ज्यादा लाइमलाइट में, इतना ज्यादा उसको बता के फैलाया जाता है, जिससे रॉन्ग न्यूज भी हमें सच्ची लगने लगती है. तो सोशल मीडिया का ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है. साथ ही फ्रॉडुलेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे कि ऑनलाइन दोस्ती हो रही है, फिर जो मैरिज के चक्करों में फंसाते हैं, तो ये भी तो एक फैक्ट है सोशल मीडिया का. राइट. और तीसरा पॉइंट कि यस, वो हमें फैमिली लाइफ से अब अलग कर रहा है. हर कोई अपने अपने सोशल लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि हम कहीं ना कहीं अपने फैमिली को भूल गए हैं और फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते हैं. ठीक है. तो अब आप कंक्लूड कैसे किए कि भाई आज के जमाने में हर चीज का प्रोज है और कॉन्स है. तो इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड यूज टेक्नोलॉजी इन अ वेरी सिक्योर वे, इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, ताकि हमसे जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो भी सीख सके कि हर चीज को बेटर यूज हम कैसे कर सकते हैं, दैट टू इन अ वेरी इकोनॉमिकल वे में. ठीक है. तो आपको अब आंसर फ्रेमिंग समझ में आया होपफुली. राइट. यस मैम. वैसा ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस पे भी कर सकते थे, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको सामने हाईलाइट करना है. आपने जो बताया वो बहुत जनरल पॉइंट्स था, आपने इंपॉर्टेंट तो कुछ बताया ही नहीं. जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो वर्जन आते हैं, एक वीक वर्जन, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन. वीक वर्जन में वो क्या होता है, खाली ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज करता है, फेशियल फीचर्स को, और वॉइस कमांड पे एक्ट करता है. और सेकंड जो स्ट्रॉन्ग एआई है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड होता है ना, जिससे हम आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर पे, रोबोटिक में, फ्यूचर में हम ऑटोनोमस व्हीकल्स में भी इसका यूज करने वाले हैं, ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हो, है ना. हेल्थ केयर में जो गलतियां होती है वो सारी चीजें कम हो. रोबोटिक्स में कम यूज इसका आने वाला है. हम इवन बैंकिंग में भी इसका सिमुलेशन कर सकते हैं, है ना. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें. साथ ही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी बहुत फ्रॉडुलेंस होते हैं. आप खुद देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हो जाते हैं आजकल, फेस किसी और का, बॉडी किसी और की. तो आपको इस तरीके से हर चीज का प्रॉपर वे में स्ट्रक्चराइज करके फिर आप कंक्लूजन उसको करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम इसको सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी, क्योंकि वेपन्स भी फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि साइंटिस्ट वेपन्स भी डेवलप करेंगे, है ना. तो हर चीज का हमें प्रॉपर
क्या बोलते हैं, तालमेल बैठा के हमें आंसर देना है कि इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर अवर ड्यूटी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सेफ साइड यूज करें। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कि वो साथ मिल के काम करें ताकि हम बेटर और सेफ सिक्योर मैनर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकें। ठीक है, तो मेरी पॉइंट भी समझ में आ गया, मैंने दोनों एस्पेक्ट बताया और मैंने उसको बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस आउट भी कर दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके आंसर में स्ट्रक्चर की कमी लगी, साथ में ये लगा कि आपको पता सब कुछ है बट आपने उसको हच पच कर दिया, तो ना उससे मुझे ना पॉजिटिव समझ में आया ना नेगेटिव समझ में आया, और मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि आप उसको बैलेंस समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। यस मैम। तो इसको अब आप ठीक कर लेना, ठीक है। और दूसरा, आप यू सेड दैट यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, राइट? आपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो हाउ यू विल एबल टू हेल्प इन बैंकिंग सेक्टर? सो मैम पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे सब्जेक्ट मैटर था, इट डेल्ट विद ऑलमोस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म के कंसेप्ट्स, एंड हाउ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज फ्रेमिंग आवर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। एंड ऑल्सो कि मेरा सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स एज वेल एंड आई वाज अ डिबेटर, तो हमारे जितने भी चीजें होती थी हम उन सारे टॉपिक्स को जब लिंक करते थे तो वो यही होता था कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज को फ्रेम कर रहा है। और यहाँ पर मुझे देखा मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक इंक्लूजन मतलब बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि जब हम एक बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दैट वाज द रीजन दैट ड्राइव मी टुवर्ड्स द बैंकिंग इंडस्ट्री। एंड अगर हम इसका यूजेज की बात करें तो ऑफकोर्स डायरेक्ट यूजेज नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम पॉलिसीज को समझते हैं और उनकी वैल्यू भी समझते हैं कि वो कैसे फ्रेम करी जाती है। और जब बैंकिंग इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो वी हैव टू वर्क इन अकॉर्डिंग्स विद आरबीआई सर्क्यूलर्स, बैंकिंग गाइडलाइंस, और एक कस्टमर को समझाना। अगर हम खुद जानते हैं कि क्यों बनाई गई है पॉलिसीज तो हम सामने वाले को बहुत ही इजीली समझा सकते हैं। तो दैट इज द मेजर रोल कि पॉलिटिकल साइंस इज गोइंग टू हेल्प मी एनीवे अलॉट। यस, तो पॉलिटिकल साइंस में भी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप उसमें एनालिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इस तरीके से आप उस पर हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स, पॉलिसीज मेकिंग, है ना, जब बहुत ज्यादा केओस मचा हो मार्केट में तो उस चीज में क्रिटिकल थिंकिंग लगा के, है ना, पॉलिसीज को मेक करके आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने शब्दों का चुनाव इस तरीके से रखेंगे, जैसे कम्युनिकेशंस बोथ ओरली एंड वर्बली हमको रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट राइटिंग भी करनी होती है जब सिचुएशन टेंस होता है, तो आप उस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आप जब मार्केट ट्रेंड्स पता कर रहे हो, कुछ ऊपर नीचे मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, उस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो आप इस तरीके के वर्ड्स अगर यूज करोगे तो देखो अपने आप इंटरेस्ट पैदा होगा, वो खुद ही पूछेंगे, अच्छा अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कैसे बताना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल थिंकिंग एंड हाउ यू आर एबल टू हेल्प इन आवर बैंकिंग। तो आपको मौका मिलता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग से कैसे उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर वो पूछते हैं तो वो बताएंगे कि भाई, आप बताओगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स सर ओरली और वर्बली दोनों मेरा स्ट्रॉन्ग फोटे है, एंड बाई क्या बोलते बोल के भी एंड बाई राइटिंग ऑल्सो आई कैन हेल्प अ लॉट इन बैंकिंग फील्ड। और बाकी रिसर्च तो हमको करना ही होता है, क्योंकि while मेकिंग पॉलिसीज एंड स्कीम्स इन बैंकिंग वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट मार्केट्स एंड ऑल द स्ट्रेटजीज, है ना। तो इस तरीके से आप अगर आंसर फ्रेम करोगे तो वो खुद क्वेश्चन पूछने पे मजबूर हो जाएंगे आपसे, और क्योंकि ये आपका फोटे है एंड ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, इंटरव्यू का पूरा डायरेक्शन अपने तरफ मोड़ रहे हो कि आपको जो आता है वही वो आपसे पूछे। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक्स का आपने नाम लिया तो देखिए तैयार रहिएगा, इकोनॉमिक्स से वो लोग क्वेश्चंस आपको थ्रो जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा रिलेटेड है अपने बैंकिंग से। ठीक है, तो यस आप समझ रहे हो हम डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं इंटरव्यू का, और कैसे यस, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने जो एग्जैक्टली मैं समझी कीवर्ड्स। आपने जो अभी कीवर्ड्स की, यस मैम, कीवर्ड्स की यस, बात करिए तो मैं यही एनालाइज करूंगी क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, ताकि ये, हाँ ये मैंने सोचा नहीं था, बट इट विल बी वेरी हाँ, बेनिफिशियल कि वो कीवर्ड से क्वेश्चंस यस पुट अप करें। यस यस ऑफ कोर्स, और कीवर्ड्स भी ऐसे जो आप एक्सप्लेन कर पाओ। पता चला फैंसी कीवर्ड्स डाल दिए एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड्स आप चुनें जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके मैम। और आंखों का ध्यान रखिए, आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी आंख इधर उधर जा रहा है तो स्टार्ट डूइंग मिरर प्रैक्टिस, और सामने कोई मम्मी पापा हो या फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी है तो सामने बैठा दो, 2 मिनट के लिए आंखों में आंखें डाल के बात करो सबसे, इक्वली टाइम देके, है ना, खाली 2 मिनट प्रैक्टिस करो। इससे क्या है ना, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि वहां पे आपको कैसे करना है। क्योंकि देखो सिचुएशन वहां भी ऑकवर्ड रहेगा, क्योंकि 5 अननोन फेस आपकी तरफ देखती रहेंगी आपको कि आप क्या कर रहे हैं,
और यहाँ पे सिचुएशन कैसे ऑकवर्ड रहेगा, अगर सपोज आप मम्मी पापा को बैठा देते हैं, भाई बहन को बैठा देते हैं, तो वो उनको भी ऑकवर्ड लगेगा कि क्या है, हंसी आएगी, क्योंकि वी आर नॉट, हमको आदत नहीं होती है इस तरीके से मम्मी हम्म। पापा या भाई बहन के साथ करने में। तो आपको सिचुएशन डील करना आएगा, क्योंकि ऑकवर्ड यस। सिचुएशन वहां भी रहेगा और इंटरव्यू पैनल के सामने भी रहेगा, समझ रहे हो आप? तो दोनों यस। ही कंडीशन में आप सीखोगे। तो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना ही अच्छा कम्युनिकेशन कर लो स्तुति, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करोगे, इट्स मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस अभी कम है, और हमें ये नहीं दिखाना है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। वॉट एवर यू आर बिलीविंग, यू आर सेइंग, एंड दैट टू विथ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, और यही शो होता है आपके आई कॉन्टैक्ट से। ठीक है? यस। और बाकी आपका बॉडी पोस्चर तो है, होगा ही, एलिगेंट भी होगा, और क्या बोलते हैं, आप उस बॉडी पोस्चर से भी दिखा रहे हो कि देखो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आई एबल टू आंसर दैट। और इन केस जैसे कि आपने आरबीआई को, वो कौन से नंबर के चेयरपर्सन है, आप नहीं, आपको रिकॉल आया ना, तो आप गैस कर रहे हो, तो गैस करने से अच्छा है आप उनसे पूछ लो, सर आई एम नॉट श्योर, मे आई गैस। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तब आप गैस करिए, अदरवाइज आप उनको यही कहिए, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, है ना? क्योंकि अननेसेसरी गैस हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड पैनल बैठे हुए हैं। तो अगर तो वो फ्रेंडली हो तो चलेगा, लेकिन इन केस वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो और थोड़े गंभीर मिजाज के हो, तो उनको नहीं पसंद आएगा कि आप अननेसेसरी गैस कर रहे हो। ये खाली नंबर्स पे नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप उनसे परमिशन लें कि सॉरी सर, मे आई गेस, मुझे थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन आता है। अब वो परमिशन जी। देंगे तो आप गेस करिए, अदरवाइज आप सिंपली ये बोलिए कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, मैंने पढ़ा था बट मैं घर जाके जरूर इसके बारे में पढ़ लूंगी और अपडेट कर लूंगी अपने आप को। ठीक है? इस तरीके से आपने उनको ये बता दिया कि आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल पर्सन, मैं, आप मुझे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मैं घर जाके कर लूंगी। ठीक ओके। है? तो हम जो भी बोलते हैं उसके दो नजरिए होते हैं, आपने ना कह के भी मुझे बहुत कुछ बता दिया अपने एटीट्यूड के बारे में, ये होता है प्रॉपर इंटरव्यू। इंटरव्यू में होता क्या, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, आप कुछ कह रहे हो, मैं कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ सुन रहे हो, एंड ऑल्सो गुड लिसनिंग इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर वो क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं आपसे या कुछ आपको समझा रहे हैं, तो बीच में नाक बोल करके उनको प्रॉपर सुनिए, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट कीजिए, अपने अंदर स्ट्रक्चर फ्रेम करिए। जैसे ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पूछा और तुरंत आपको जवाब देना, आप 10 सेकंड पॉज लो, अपने आप को काम करो, आंसर की फ्रेमिंग करो, लेकिन ये फटाफट होना चाहिए, 10 से 15 सेकंड के अंदर, और फिर आप आंसर करो। ठीक है? क्योंकि ये ऐसा क्विक राउंड नहीं है ना, रैपिड राउंड नहीं है, पूछा आंसर चाहिए, ऐसा नहीं है। दे विल गिव यू टाइम, और आप उसमें आप अपना कामनेस उनको जब दिखाओगे, तो उससे ये इंप्रेशन मेरे अंदर आएगा कि भाई टफ सिचुएशन में ये अपने आप को गैदर कर सकती है, मतलब ये घबराएगी नहीं, है ना? तो ऐसा इंप्रेशन यस। भी मेरे ऊपर पड़ गया। तो हम इस तरीके से बहुत सारे मैसेजेस ना कहते हुए भी हम पैनल तक पहुंचा देते हैं। आपको पॉइंट ओके। समझ में आ रहा है इंटरव्यू का? हाँ, यहाँ पे मुझे अपनी गलती दिखी कि वो जो आपने जब सोशल मीडिया पूछा था तो मैंने 1 सेकंड का स्टैमर करा था, रादर देन दैट मैं रुक सकती थी 5 to 10 seconds। यस, आप रुक सकते थे और आप सोच सकते थे कि मैं अच्छे से कैसे बोलूं। और देखो, स्टैमर करना, फंबल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े से बड़े लोग कर जाते हैं, इट डजंट मीन कि आप में कोई बुराई है या कमी है। वो हो जाता है किसी के साथ, मेरे साथ भी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्रोफेशन में अच्छी नहीं हूँ या आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो या आपको नॉलेज नहीं है। हाँ, गलती हो जाती है, उसको कट करो, 2 सेकंड का पॉज लो और फिर से स्टार्ट करो। यही है ओके। कॉन्फिडेंस, और यही है हमको, हम अच्छे तरीके से अपना कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाना। हर कोई फंबल करता है, हर कोई स्टैमर कर जाता है, बट इट्स जस्ट कि आप टाइम लो अपने लिए, बस ऐसा नहीं कि रैपिड आउट कर रहे हैं कि बस क्वेश्चन आया नहीं और मुझे तुरंत बोलना है, नहीं, आप थोड़ा सा सोचो उस बारे में। ठीक है? ओके। ओके, टेल मी सम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस अबाउट यू। सो मैम, मेरी मेजर स्ट्रेंथ है दैट आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड, मैं खुद को बहुत मेटिकुलस समझती हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प मी इन माय बैंकिंग सेक्टर करियर एज वेल, क्योंकि उसमें मेजर 2 टाइप के फंक्शंस हैं। अगर हम किसी को लोन्स भी दे रहे हैं तो वहां पे बहुत इंश्योर करना कि हमारा लोन एनपीए ना हो, किसी को सोचना समझना, ऑन साइट विजिट्स करना, एंड डिपॉजिट सेगमेंट में भी ये इंश्योर करना कि जिस अकाउंट को मैं ओपन कर रही हूँ उसका प्रॉपर केवाईसी हो, वो म्यूल अकाउंट ना हो जाए। तो यहाँ पे डिटेल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। माय सेकंड स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी इंक्विजिटिव, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक हैबिट है मेरे अंदर, एंड दिस विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में हमें रोज रोज आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने होते हैं, बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अगर मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा तो मैं कस्टमर्स को भी इजिली कम्युनिकेट कर पाऊंगी। एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट माई कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दिस विल बी बेनिफिशियल ओनली इफ आई हैव द रेलेवेंट बैंकिंग इंडस्ट्री नॉलेज।
ताकि मैं कस्टमर्स को समझा पाऊँ, एंड जिसको हम कहते हैं बैंक में मैम क्रॉस सेलिंग करना, तो चाहे बैंक अश्योरेंस हो, डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स हो, या इंश्योरेंस प्रोवाइड करना हो, उसके लिए अगर मेरे पास प्रॉपर रेलेवेंट नॉलेज है, तभी कस्टमर भी मुझे सुनेगा, एंड इफ आई बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड क्रॉस सेल बेटर। तो ये मेरी स्किल्स हैं विच विल बी वेरी क्रेडिबल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। एंड वीकनेस? My weakness is that I have this habit of daydreaming, जिसको मैंने kind of convert कर दिया है into manifesting it into a reality. तो मेरे लिए beneficial रह सकती है. Apart from this, I don't think that I have any other weakness या major weakness. मैनिफेस्टेशन में कैसे कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। यस मैम, तो जैसे प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आया, मेंस का आया, तो आई हैव एक्चुअली मैनिफेस्टेड दैट कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जैसे मैं कह रही थी कि मैं योगा भी करती हूँ, तो ऑप्टिमिज्म अगर हमारे अंदर होता है, विल पावर टू डू एनीथिंग, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। लाइक मैनिफेस्टिंग माई सेल्फ टू बी अ बैंक ऑफिसर, टॉकिंग लाइक एन ऑफिसर, वॉकिंग लाइक एन ऑफिसर, वियरिंग क्लोथ्स लाइक एन ऑफिसर, तो इट इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट आई ऑलमोस्ट डू एवरी डे। डे ड्रीमिंग के हैबिट को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट किया, तो इट विल बी एक्चुअली लीडिंग कि मैं बैंक ऑफिसर बन जाऊँ। ओके, वेरी गुड। तो हमें हमेशा ऐसा ही वीकनेस बताना चाहिए जिसको हम किसी ना किसी तरह बैंक से रिलेट कर पाए, और इनकेस नहीं भी कर पाए तो भी आप वीकनेस ऐसा बताओ कि हम उसको ओवरकम कर रहे हैं, ये मैसेज भी मुझ तक पहुंच जाए, है ना। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स कि किसी के अंदर कुछ कमी हो और हम उसे ले लें। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बीइंग अ ह्यूमन आप परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकते, है ना। तो आपके अंदर कोई ना कोई वीकनेस तो होगी ही। तो वीकनेस है और अपन उसको ओवरकम कर रहे हैं, ये मैसेज आपने मुझे पहुंचाया, ये दिस इज गुड। अब चलिए, अब बारी आती है आपकी स्ट्रेंथ्स की। ठीक है, तो आपने बहुत सारे टर्म्स का यूज किया। होपफुली आप जितने जितने टर्म्स का यूज कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता हो। लाइक एनपीए, एनपीए से आप क्या समझते हैं? मैम एनपीए दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एक असेट यूजुअली जब वो 90 डेज उसको हो जाते हैं और उसका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आता है, तो हम उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, विच इज एक्सेप्शनल केस इन एग्रीकल्चर रूल्स। ओके। और आप म्यूल अकाउंट से क्या समझते हैं? मैम म्यूल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में यूज करे जाते हैं। जो अकाउंट्स की असली सोर्स ऑफ ओरिजिन तो किसी और आइडेंटिफायर का होता है, बट वो अकाउंट्स केवल इन्हीं काम के लिए यूज करे जाते हैं कि जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी है उसको, वाइट मतलब जो ब्लैक सोर्स ऑफ मनी है उसको बैंकिंग इंडस्ट्री में लाना, प्लेसमेंट। ओके। ब्लैक मनी को रोकने से, तो डीबीटी स्कीम से आप क्या समझते हैं? मैम कौन सी स्कीम? डीबीटी फुल फॉर्म कभी यानी डायरेक्ट सुना बेनिफिट है? ट्रांसफर। यस यस मैम, यस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो मैम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये यूजुअली एक स्कीम है जिसमें जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह हैं वो सब हम अकाउंट्स में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एंड प्राइमरीली ये इनटू वर्कफोर्स आई थी जब जन धन योजना और इंक्लूसिविटी के जो अकाउंट्स हैं वो स्टार्ट करे गए थे फॉर द पुअर सेगमेंट। नॉट जस्ट फॉर पुअर सेगमेंट, कोई भी अकाउंट अपना जो जीरो बैलेंस और नो फ्रिल्स अकाउंट खुलवा सकता है। तो उसमें यही था कि जीरो बैलेंस यूजुअली जिसको भी सब्सिडीज वगैरह चाहिए वो इसमें डायरेक्टली आ जाएंगे। आज जब हम डीबीटी की बात करते हैं तो हम इसमें मिडिल पर्सन को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे जो करप्शन वगैरह की प्रैक्टिसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है। तो अब मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि ना, कोई भी अगर आपको स्कीम पूछ रहा है या कोई भी पॉलिसी हो रहा है तो उसको ओवर एक्सप्लेन ना करते हुए प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करो। लाइक जैसे डीबीटी था, तो डीबीटी को आप ये डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यहाँ पे हम थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देते हैं और जो भी सब्सिडीज है वो डायरेक्ट उस बेनिफिशियरी तक पहुंच जाता है, जिससे फ्रॉडुलेंट रुक सकता है ना। तो आप इस तरीके से भी खत्म कर सकते थे। आपने जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बोली और स्पेशली आप पुअर सेगमेंट बोले, तो पुअर सेगमेंट सुनने में वैसे तो वो सही ही है, लेकिन पुअर सेगमेंट के बदले आप कुछ और अच्छा वर्ड यूज करिए, लाइक रूरल एरिया, अनडेवलप्ड एरिया, है ना। इस तरीके का शब्दों का आप यूज करिए, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन देगा। देखो, वर्ड्स तो दोनों ही सही है, लेकिन हमें गुड वे में प्रोजेक्ट भी तो करना है अपने आप को। हमें हमें शब्दों का चुनाव भी सही तरीके से करना है। अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आप वैसा यूज करो। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितना आप प्रिसाइज वे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा सको वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि क्या है, आपने डीबीटी को लास्ट में बोला और आपने उसका इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगा दिया कि अगर मैं ध्यान से आपकी बात नहीं सुनूंगी तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थर्ड पार्टी एलिमिनेट करके डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंच जाए, वो कहीं मिस आउट हो जाएगा, है ना। तो आप मेन पॉइंट में आ को जाएगा। पहले बोले, है ना। हाँ यस जी, मैम, क्या बोल रहे थे आपकी मुझे लास्ट में याद आया था उसलिए, बट हाँ आई अंडरस्टैंड कि इसको पहले बोलना चाहिए। वही जो आपने बताया था कि प्राइमरी चीज पहले आनी चाहिए, सेकेंडरी बाद में। एग्जैक्टली है ना, क्योंकि प्राइमरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पर्पस ही वही है जो आपने सबसे आखिरी में बोला, है ना। राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि मेन ऑब्जेक्टिव कहीं मिस ना हो जाए इधर उधर की बातें करने में। ठीक है। तो इस चीज यस पे मैम। आप काम कर लो, है ना। बाकी तो आप अच्छा एक्सप्लेन कर ही रहे हो, उस पे नो डाउट। बट आप
जो एक्चुअल आंसर है उसको पहले पुट अप करोगे तो ये आपके ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके। और ओके। अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप धीरे धीरे ऐसे झुकते जा रहे हो? स्ट्रेट बैठो। नहीं मैम, मैं एकदम स्ट्रेट। स्ट्रेट बैठे हो ओके। तो आपकी ब्लेजर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा हाँ, होगा। द ब्लेजर, यस। हाँ, इस मुझे लग रहा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा वहां भी कि आपको पूरे टाइम स्ट्रेट रहना, अटेंटिव रहना। ठीक है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जैसे धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा ना तो लगेगा कि कहीं ना कहीं बंदा थक गया है या एग्जॉस्ट हो गया है और अब इसका इंटरेस्ट जाते जा रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि आप बैंकिंग के अलावा भी तो किसी सेक्टर पे जा सकते थे, तो वाई बैंकिंग? मैम, बैंकिंग का मेजर रीजन तो ये था कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड द सेकंड थिंग इज कि बैंकिंग, मुझे लगा कि मेरी जो भी पोटेंशियल है तो उसको मैं एक ऐसे सेक्टर में ना लेकर जाऊं, लाइक मेरे पास ऑप्शन था टू गो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल। बट हम्म। मुझे यही देखा कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसको मैं एक ऐसी चीज में यूटिलाइज करूं, मेरे पोटेंशियल को, जिसमें मेरी ग्रोथ हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो और पूरी इकोनॉमी की भी ग्रोथ। ओके, गुड। आप इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे आपका क्या मतलब, पर्पस क्या है आपका? मतलब कैसे आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो? ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हम्म। तो मैम, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट। इसमें हम बहुत सारी चीजें लेकर चल सकते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस में भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब गांधी जी का प्रिंसिपल था अंत्योदय, कि जब हम जो लास्ट माइल की जो डिलीवरी है पॉपुलेशन को, उसको सर्व करेंगे, तो सबका साथ सबका विकास। और इसीलिए जब हम इस बार का बजट भी देखते हैं, दैट इज अ बजट फॉर विकसित भारत, जिसमें 4 इंजन की बात करी गई है: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, नारी एंड अन्नदाता। तो ये सारे ही जो सेक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, हमारी इकोनॉमी के, उन सबको एड्रेस करते हैं। इट हैज एवरीथिंग फॉर द अंडर सर्व पॉपुलेशन, फॉर द अफ्लुएंट क्लास एज वेल, फॉर द सैलरी क्लास एज वेल। तो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो तभी है जब वो किसी एक सेक्टर की तरफ फोकस ना हो। ये नहीं कि केवल मैन्युफैक्चरिंग है, ये नहीं कि केवल इंडस्ट्रियल है। इट हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, जो कि हमारा बजट उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दैट इज समथिंग दैट आई कंसिडर फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड अभी जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी आई, जिसमें रेट कट करा गया फॉर रेपो रेट, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, अब रेपो रेट कट करा है तो इसका इम्पैक्ट होगा कि लोग लोन्स बहुत ही सस्ते दर पे ले पाएंगे। तो हमारी सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा इकोनॉमी में, जिससे लोग ज्यादा स्पेंडिंग कर पाएंगे। इकोनॉमी विल समहाउ बूस्ट इटसेल्फ। ठीक है, गुड। अब मैं आपको एक चीज पॉइंट आउट करूंगी कि अब आपने मुझे इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ समझाते समझाते बहुत सारे क्वेश्चन करने का मौका दे दिया। ठीक है। यस जैसे आपने रेपो रेट की बात की, आप अब रेपो रेट की बात करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट भी आता है, तो ये क्या होता है, एसएलएस रेशियो क्या होता है, एमएसएमई क्या होता है, समझ रहे हो आप? और साथ ही पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता दीजिए। मतलब आप समझ रहे हो, मुझे आपने एंडलेस मुझे अपॉर्चुनिटी दे दिया कि मैं आपसे अब क्वेश्चंस खोदती जाऊं, पूछती जाऊं। तो आपको ये सारे टर्म्स का मीनिंग पता है? यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स वट एवर यू हैव यूज्ड टिल नाउ। यस मैम, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पता है। एंड हाँ, जीडीपी का फॉर्मूला मुझे नहीं मालूम है, बट हम्म। पर कैपिटल ये सब मालूम है। फॉर्मूला आई एम नॉट अवेयर। हाँ, तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि आप अगर आंसर फ्रेम कर रहे हो और आप अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रहे हो, ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स के हो तो आप अच्छे अच्छे वर्ड्स तो दोगे ही, लेकिन बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपको आपने यूज तो कर लिया लेकिन अगर आप समझा नहीं पाए तो दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द पैनल। क्योंकि अगर वो समझते हैं, अगर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि वो आपके मुंह से निकला है, हमने आपको नहीं कहा था कि आप ये पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज करो, लेकिन स्टिल यू आर यूजिंग एंड गिविंग आंसर इन दैट मैनर, तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग पता होगा, है ना? तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि वॉट एवर यू आर डिलीवरिंग, आपको ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चनिंग वैसे ही होती है एंड एवरी वर्ड इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली बैंकिंग। तो बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा टर्म्स ये है ना? तो आप हम पूरा तैयार रहिएगा। अभी जब आप रिव्यू करोगे इस इंटरव्यू को, तो आपने जितने भी टर्म्स यूज किए हैं, सपोज एमएसएमई, तो बताइए एमएसएमई क्या होता है? हम एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके लिए हमारे बजट में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जो न्यू रिफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ वुमेन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबके लिए इन नेक्स्ट 5 years हम 2 करोड़ रुपीज एलोकेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमएसएमई के लिए और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करना,
एंड अपार्ट मतलब बहुत सारी चीजें करी गई हैं फॉर एमएसएमई। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा वाइटल हो जाती है कि हमारी एमएसएमई ग्रो करे। एंड फंड्स ऑफ फंड्स, दैट इज सॉर्ट ऑफ एआईएफ, जो कि मोर लाइक अ म्यूचुअल फंड ही है, जिसमें जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो सब एडिशनल 10,000 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारी एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ करेगी। और जो रिसेंट बजट में एमएसएमई की जो टारगेट्स है उनको भी चेंज करा गया है कि टर्नओवर के हिसाब से। इफ यू वांट आई कैन टेल देम एज वेल। तो ये सब चीजें करी गई हैं फॉर एमएसएमई, उनको एक नया डेफिनेशन दे दी गई है अकॉर्डिंग एंड इन्फॉर्म्स एमएसएमई का अस। कितना टर्नओवर है? मैम जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए इट्स 10 करोड़, फॉर स्मॉल इट्स 100 करोड़, फॉर मीडियम इट्स 100 करोड़ एंड फॉर स्मॉल इट्स 500 करोड़। तो आपने नारी का भी कुछ बात कहा था जब हमने उसकी बात की थी, तो आप मुझे बता दो जो वीमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हो? मैम वुमेन एम्पावरमेंट इज प्राइमरीली कि जब हम जो अंडर सर्व वुमेन है उनको जब हम साथ लेकर चलते हैं, तो वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। बजट में भी जैसे जो मैंने अभी बताया था कि स्पेशल फोकस ऑन वुमेन, अगर हम एंटरप्रेन्योर में बात करें, एमएसएमई की बात करें, तो वुमेन को इजिली लोन्स प्रोवाइड कर देना। ठीक है। तो आप अब देखो वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की, तो अब आप देखो स्कीम्स देखना। अब 3 पावरफुल वुमेन के मेरे को नाम बता दो। मैम थ्री पावरफुल वुमेन राइट नाउ जो सेबी की चेयरपर्सन है, तो वो एक है बहुत ज्यादा पावरफुल वुमेन। एंड आई कांट रिकॉल हर नेम राइट नाउ। हम्म। Yes, I'm sorry for that. And apart from that, I can't recall the names. आपने सबसे इंपॉर्टेंट महिला को भूल ही गए, जो हमारे फर्स्ट सिटीजन है। President of India, जी, तो right? अब देखो, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चला गया। ठीक है। तो आप जिस तरीके से हम इंटरव्यू में हम चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, ठीक है, तो ठीक है, इट्स ओके। आपने हमको कहा कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट स्टिल एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप प्रेसिडेंट को ही भूल गए। Hmm. प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए। Ma'am Draupadi Murmu. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आप, है ना, तो आप उनका एंटाइटलमेंट भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, क्या बोलते हैं कि प्रेसिडेंट हमारी है पावरफुल महिलाओं में से एक, तो उनका भी ध्यान रखिए, है ना। और इस बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है, स्कीम्स रिलेटेड हो, चाहे कुछ इनिशिएटिव्स हो, और फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट का एक थिन डिफरेंस होता है, वो भी आप देख लो। साथ ही आपने एक आंसर में अपने कहा था डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट से आप क्या समझते हो? मैम डीमैट अकाउंट एक वो टाइप का अकाउंट होता है जिसमें हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म पे हमारे जो शेयर्स है वो हम उसमें स्टोर करते हैं। अनलाइक पहले हमारे जो शेयर्स होते थे वो शेयर सर्टिफिकेट के सेंस में फिजिकल फॉर्म पे स्टोर करे जाते थे, बट टू प्रिवेंट मिसयूज एंड एवरीथिंग, तो इसलिए अब उनको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट में स्टोर करा जाता है, जो बाय एंड सेल करे जा सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए। ठीक है। डीमैट अकाउंट करने के लिए क्या क्या अपन को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दोनों जरूरी होते हैं। एंड अ बैंक अकाउंट जो हमारा लिंक होना चाहिए उसके साथ, एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, दैट्स ऑल। पैन कार्ड एज वेल। यस, पैन कार्ड है ना, मेन तो वही है, नहीं तो उसके पैन बिना तो खुले। कार्ड। खैर, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैन कार्ड पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट वही है। साथ ही कैंसल्ड चेक भी लगता है अपने को डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। ओके ना। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। अब देखो, अब जी। आपने डीमैट अकाउंट पूछा तो मैंने उसके बारे में पूछ लिया। हो सकता है कि वो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे पूछे। अब मैंने अकाउंट कैसे खुलवाते ये पूछ लिया, तो आया उस पे पैन कार्ड। अब मैं, मेरा मन है, अब मैं पूछूंगी व्हाट इज पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। पर्सनलाइज्ड अकाउंट नंबर। श्योर? आई थिंक सो दिस इज द राइट आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ। परमानेंट। तो आई एम सॉरी। सॉरी, क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, यस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखो, अब कितना सिंपल था। आप कभी सोच सकते थे कि आप पैन में मिस्टेक करोगे? यस मैम। नहीं छोटी छोटी सोचा था ना चीजें। आपने। यस, तो आप वहां पे थोड़े से आपका रिफ्लेक्स काम नहीं किया, और या तो आप इतने हड़बड़ी में थे कि यार इसका तो आंसर मुझे पता है, ये तो मैं बोल दूंगी। तो उस पे भी मैंने जब आपको पूछा श्योर, तो फिर आप वो हो गए। तो देखो, इससे एक चीज ये भी होता है कि कई बार आप आंसर सही बोल रहे हो, यहाँ तो खैर आप गलत ही बोल रहे थे, लेकिन वो इंटरव्यू पैनल आपको ना प्रेशराइज करेंगे। कई बार आप सही होते हुए भी आपको वो बोलेंगे आर यू श्योर, आर यू श्योर, तो आप एकदम से फट से बदल जाते हो। मैंने इतनी बार देखा है कि फट से आप बदल जाते हो कि नहीं मैम, फिर मेरे को याद नहीं आ रहा। तो आप उस वे में तब आप कहोगे कि सर मैम, मेरा इंफॉर्मेशन मुझे लगता है यहाँ तक मुझे रिकॉल आ रहा है, ये मैं अपने हिसाब से सही कह रही हूँ। आप इस तरीके से प्रेजेंट करो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपके अकॉर्डिंग वो सही है। अब उनको करेक्ट करना होगा तो वो करेक्ट कर देंगे, या तो फिर वो उनको लगेगा कि नहीं ठीक है, तो चलो वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बार सोचना जरूर कि आपने एक्चुअली गलत बोला है या सही बोला है, ठीक है।
परमानेंट अकाउंट नंबर आपने कहा, तो परमानेंट अकाउंट नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, क्या उसके क्या बोलते हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके? इट हैज 10 डिजिट्स एंड इट इज एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि इंटरव्यू कैसे होता है, कि आपको यस। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप किस तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते हो, और आपने अपने आंसर्स में कैसे कैसे वर्ड्स यूज किया तो उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, प्लस वो आपको कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें होपफुली आप सीख पाए होगे और आपको फायदा हुआ होगा डेफिनेटली इस बहुत इंटरव्यू ज्यादा। सेशन। ठीक है, तो अगर आपका वैसे इंटरव्यू कब है? 17th। 17th को है, ठीक है, तो आप भी जितना भी पॉइंट्स मैंने आपको चॉकआउट करवाए हैं उस पे आप ध्यान दो, उस पे आप काम करो, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, और इन केस यू नीड अनदर सेशन आप मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, श्योर मैम। अभी मैम तो मुझे एक डाउट था कि जैसे आपने मुझे बताया और वो मुझे भी लगा कि मतलब एंग्शियस होके जो बहुत ही कॉमन से आंसर है जैसे आपने प्रेसिडेंट का पूछा तो आई वाज अनअवेयर अबाउट दैट। तो मैम इंटरव्यू में तो 5 लोग सामने हैं तो वहां पर तो सिचुएशन आएगी तो हाउ टू डील विद ऐसी वाली सिचुएशंस की मतलब आपको रिकॉल नहीं हो रहा है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। यस, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि देखो, आपने कहा कि आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट, आप अनअवेयर नहीं थे, प्रेसिडेंट का नाम तो आपको पता था, आपको ये भी पता था कि प्रेसिडेंट हमारी महिला जी ही है, लेकिन आप उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अनअवेयर नहीं थे, बस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अनअवेयर किसको बोलते हैं, जिसमें अवेयरनेस ही नहीं है, आप में तो थी ना अवेयरनेस, एट दैट टाइम यू वर नॉट एबल टू रिकॉल, बस यही बात थी, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वो था कि वो आप शब्दों का चुनाव, जैसे मैंने कहा, राइट वर्ड्स का यूसेज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसा सिचुएशन बिल्कुल आएगा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, या ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आएगा ही, बट हमें प्रिपेयर्ड होके चलना है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, जब आपको लगता है ना कि कोई आंसर इजी है, फिर भी आप 5 सेकंड लो, जैसे सपोज मैंने पूछा पैन क्या होता है, तो आप 5 सेकंड लेते पैन, फिर सोचते, फिर आप बोलते, तो इस बीच में ना आप क्या करो, डीप ब्रीदिंग करो, ओके। कॉन्टिन्यूसली सबकॉन्शियसली आप वो डीप ब्रीदिंग करते रहो, ताकि आप एक रिलैक्समेंट वाली स्टेज में हमेशा थ्रू आउट द इंटरव्यू आप वो मेंटेन रहो, और फिर आप आंसर करो, तुरंत आंसर ना करने के बजाय आप 5 सेकंड का पॉज लो, सोचो कि उन्होंने क्या पूछा है। जब ऐसा होता है ना, जब बहुत ज्यादा आंसर इजी आता है तो आपको लेकिन पता था, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, आपने अपने आप को ही रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है ना? तो उस वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने तुरंत उसको बिना सोचे समझे, अरे पैन ये तो मेरे को पता है, चलो मैं बता देती हूँ। आप 5 सेकंड लो, चाहे आपको आंसर आता हो चाहे आपको आंसर नहीं आता हो, आप डीप ब्रीदिंग करो, 2-3 गहरे सांसें लो, इस बीच में 5 सेकंड खत्म हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है? ओके। यही यही एक तरीका है सिचुएशन को डील करने का, और बाकी तो भाई अब हमारा काम है अपना 100% करना, बाकी रेस्ट तो भाई अब भगवान के हाथों में है, कुछ आपके हाथों में और कुछ पैनल के हाथों में, ठीक है? यस। क्योंकि उस समय हमारा मन, हम कैसा बिहेव करते हैं, हम कैसा क्या करते हैं, वो एकदम एब्रप्टली होता है। तो अभी जैसा आपके साथ हुआ कि आपने गलत बता दिया, ठीक है, तो अब उसको लेके बैठना नहीं है, अगर मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास पूरा इंटरव्यू का टाइम बचा है, जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे मुझे जज किया जाएगा। तो इन केस मिस्टेक हो जाता है तो लेट इट बी, उसको जाने दो, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, और ध्यान रखो कि दोबारा ऐसा ना हो, ओके। ओके। है ना? क्योंकि आपको तुरंत यस। रियलाइजेशन तो हो जाएगा कि मैंने फटाफट दे दिया, या अगर उन्होंने रेक्टिफाई करवाया तो आपको एहसास तो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप ध्यान देना कि ऐसा ना हो, और मैं तुरंत ऐसे में ना करूं, है ना? मैंने फटाफट करने की बजाय आप 2 सेकंड का 5 सेकंड का पॉज लो, आराम से डीप ब्रीदिंग करते रहो, और फिर आप आंसर। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। तो आई कांटेक्ट पे ध्यान मैम देंगे। बोलिए। मैम ये थी कि सबकॉन्शियसली मतलब आई एम कॉन्फिडेंट बट अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। बट अगर मैं सेंटर मतलब वहां पे जाती हूँ 5 लोग के सामने तो मैम सडनली ना एक वो होता है बॉडी शेक करने लगती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता स्टॉप करना। हम्म। ये मेरे साथ बहुत होता था जब मैं कॉम्पिटिशन में भी जाती थी। इट वॉजन कि मैं अंडर परफॉर्म फील करती थी बट वो होता है एक दो प्रैक्टिस से सही हो जाता है। तो अगर वहां पर ऐसा हुआ तो इज देयर एनी वे कि मैं अपने लेग्स की शेकिंग कंट्रोल कर सकूं। यस, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, एक्स्ट्रा शेकिंग इसलिए होता है ना, कि ऐसा नहीं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, जैसा कि आपने कहा, उस समय हमारे अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना, कि जब तक हमें परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाता, वो पैर हिला के, हाथ हिला के, कुछ कर करके, वो हम किसी तरह अपना एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट भी रहता है और ओवरवेल्म्ड सिचुएशन रहता है कि अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, तो वो एक एंशियसनेस बनी रहती है। इट डजेंट मीन कि आप घबरा रहे हो, पर एक एंशियसनेस तो बनी रहती है ना, कि भाई कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। तो उसके लिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग करते रहो। डीप ब्रीदिंग, पता है, हम सोचते हैं कि ब्रीदिंग क्या ही चीज है, लेकिन इट्स अ वेरी इफेक्टिव टूल। अगर आप अभी यस से इसको तो प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे भी तो ना। उसी से करती हूँ हमेशा। यस। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो आप?
ना प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होता है, तो स्टार्टिंग का हमें टाइम मिलता है ना 15-20 मिनट्स, तो मैं वहां पर यही करती हूँ कि डीप ब्रीदिंग, फिर स्टॉप, पॉज लिया, फिर वापस से ब्रीदिंग। तो वो एग्जाम तो तभी इसीलिए होता है, इनफैक्ट एग्जाम देते देते भी कि कुछ आ नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, बट इवेंचुअली हो जाता है। तो डीप ब्रीदिंग इज द तो की, दैट्स राइट। तो आपको समझ में आया ना, आप तो खुद कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ना दैट यू आर सीइंग द रिजल्ट। क्योंकि लोग आप यस मैम। सोचो कि अभी आप अभी से लेके आप इंटरव्यू के दौरान भी आप करते रहो, दिन भर में भी करते रहो, जब भी आपको याद आए ना आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करो। कॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या फर्क है कि आप जो भी सांस ले रहे हो आप बिल्कुल फील करते हुए इनहेल कर रहे हो और फील करते हुए उसको एक्सहेल कर रहे हो। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस के साथ ब्रीदिंग करना। तो आपको ऐसा लगता है ना कभी भी कुछ घबराहट हो रही है या मुझे टेंशन हो रहा है पता नहीं कैसे, तो आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करो, ओके। सांसों पे ध्यान दो, तो वो अपने आप उधर से ध्यान हटके आपका पूरा ध्यान अपने ब्रीदिंग पे चला जाएगा। तो ये तरीका ओके। होता है कि आप उधर से हटा के डेविएट कर रहे हो अपना इस तरफ। तो आप अपना जो शेकीनेस है, पैरों का हिलना, आप जैसी पैर हिल रहा है आपको जब ध्यान में आ रहा है आप रोक के ब्रीदिंग करो। ठीक है। और जब शुरू से लेके आखिरी तक आप ब्रीदिंग पे ही ध्यान दोगे ना तो देखना आपके पैर नहीं हिलेंगे। ओके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपको और कोई क्वेश्चन है जो मेरे को पूछना है? नो मैम, अब यही मेजर क्वेश्चन तो यही था, बाकी तो सब कुछ ही आपने एड्रेस कर दिया कि ठीक है, प्राइमरी चीजों पे पहले ध्यान देना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, जो कीवर्ड यूज करना है उनका अंदर तक का मीनिंग मालूम होना चाहिए, फॉर्मूले से लेके हर चीज कैन बी आस्क्ड। तो मुझे कॉन्शियसली वर्ड यूज करने हैं, और कुछ भी पूछे तो उसको एज अ डिबेटर आंसर करना है, प्रोज कॉन्स कंक्लूजन सब देना है। तो ये सब तो मैं समझ गई। एंड बॉडी लैंग्वेज। एग्जैक्टली, बॉडी लैंग्वेज। और साथ ही एक और पॉइंट मैंने बोला था, आई कांटेक्ट। यस मैम। आई आई कांटेक्ट इज कॉन्टेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे पैनल को आपको देखते हुए आंसर करना है। और ध्यान रखिएगा एक बंदा पूरा टाइम आपके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी जेस्चर, कैसे आप हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, किस तरीके से बैठे हो अटेंटिवली, आपका कैसा अटायर है, सारे नंबर्स आपके उसी पे रहेंगे। ठीक है। लेकिन आपको सारे लोगों को देख के एड्रेस करना है। मैम ये जो एड्रेस वाला था, जो मैंने सोचा था कि रादर देन सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने से, कि गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स, इज इट ओके? यस, ये भी ठीक है। ओके। एंड जब वापस जाते हुए क्या तो कहना पड़ेगा, आप सेम? वापस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर एंड मैम, ऐसे करके आप कर खत्म कर सकते हो। ओके। इस एक ही लास्ट में, लाइन में मतलब दोनों को ही एड्रेस हो जाएगा, ऑल फाइव? लेकिन आपने बोला एक बार, लेकिन आंखों में सबके देखना है। इससे ये पता चलता है कि भाई आपने इनडायरेक्टली सबको बोल दिया। अब हर किसी को अलग अलग बोलने से अच्छा है कि एक बार में बोलो और सबकी आंखों में एक सरसरी निगाहें होती है ना, ऐसे फटाफट अपन देखते हैं वैसा। तो वो मैसेज आपने पहुंचा दिया कि भाई आपने सबको एड्रेस किया है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, आप कर सकते हो। या तो एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, आप पैनल फॉर्मेशन कैसे होगा ना आपको पता ना हमें, हो सकता है सर लोग एक ही जगह पे बैठे हो और मैम अलग से बैठे हो, तो आप एक बार में उनको बोलो गुड मॉर्निंग सर और सबकी आंखों में देख लो, फिर अलग से गुड मॉर्निंग मैम और उनकी आंखों में देख लो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी कर सकते हो। तो दे आर मेनी काइंड्स ऑफ वेज कि आप उनको वो कर सकते हो। इट जस्ट कि आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जैसा कि आप जैसे कमरे में एंट्री लोगे वैसे तक आपके चेयर में पहुंचने तक से लेकर जब हम आपको कहेंगे बैठो, बैठो से लेके पूरे टाइम हम आपको जज करते रहेंगे कि आप क्या कर रहे ओके मैम, गॉट दैट। हो। ठीक है। ठीक है। तो एंट्री भी कैसे लेनी है, हाफ आपको दरवाजा खोलना है, उनको पूछना है मे आई कम इन सर मैम, वो आपको बुलाएंगे, फिर आप चल के जाओगे अपने चेयर तक, जब तक वो आपको नहीं कहें आपको नहीं बैठना है। और फिर जब आप बैठोगे तो वेरी कॉन्फिडेंटली यू हैव टू सिट, है ना। उसके पहले विश करना है, बैठने से पहले आपको विश करना है, उसके बाद चेयर तक जाना है, उसके बाद वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, फिर आप बैठो कॉन्फिडेंटली, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। और जो भी आंसर है शोल्डर्स स्ट्रेट रहना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए, ड्रूपी नहीं लगना चाहिए। हमेशा ध्यान देना, ऐसे ये ड्रूपी लगेगा, ऐसे ये स्ट्रेट लगेगा। ठीक है। हाथ आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, पैर को आप सीधा रखिए और फिर आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और जिसको भी आंसर करो आप सबको देख के, यस सबको देख के आपको आंसर करना है। और दूसरी बात, ऐसे ऐसे नहीं सोचना। मैम, नहीं ठीक है। करना। ओके। और बाकी योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, आप अच्छा कर लोगे। और ऑल द बेस्ट होती। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करिए, तो फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिला। यस मैम, ये सब चीजें तो मतलब मैंने सोची नहीं थी कि इतनी सबकॉन्शियस भी नोटिस करा जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं यही सब देखूंगी और कंटिन्यूसली खुद के साथ ऐसे ही करूंगी। यस। ठीक है। तो ओके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और आपका इंटरव्यू जैसे ही हो जाएगा प्लीज इन्फॉर्म मी कि कैसा हुआ आपका इंटरव्यू, तो हम आगे फिर बात करें। सफलता दिवस पे मिलेंगे मैम। तब यस तो यस मिलना ही। श्योर। सफलता और दिवस में वेट करूंगी कि आप जरूर आओ सफलता दिवस। यस मैम, डेफिनेटली सबसे मिलना है तब तो। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हैव अ गुड ओके, डे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।